हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 15 जुलाई के करंट अफेयर्स। यहाँ तक आने के लिए आपको करना क्या है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट सर्च करना है, आप इधर आ जाएंगे। पहली न्यूज़, बिहार अर्जेस सेंटर टू डिक्लेयर एमएसपी फॉर मखाना एंड एड्रेस इश्यूज एट दरभंगा रिसर्च सेंटर। देखिए, मखाना होता क्या है? मखाना पानी के अंदर होने वाली एक किस्म की वाटर लिली की वैरायटी है, जिसके रूट के अंदर सीड्स होते हैं। इन सीड्स को हम प्रोसेस करके मखाना बनाते हैं। ठीक है, फॉक्स नट करके एक प्लांट होता है। अब होता क्या है कि इनकी सीड्स को निकाला जाता है, धोया जाता है, साफ़ करा जाता है, फिर उनको भूना जाता है। ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, ठीक है, इनको भूना जाता है अच्छे से, और कई डिग्रीज में भून लेने के बाद उनके सीड्स को निकालकर टैप करा जाता है। जोर से मारते हैं तो वो फट जाता है, एकदम वाइट कलर का सीड जो है वो फूल जाता है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है इसकी खेती। जो फार्मर्स हैं उनको पॉन्ड के अंदर जाके नीचे से सीड्स कलेक्ट करके लाने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी मेहनत लगती है, उतना एक्चुअली मिलता नहीं है इन किसानों को। मतलब 1000 रुपये किलो के आसपास मखाने को चल रहे होते हैं, जबकि आप इसकी प्रोसेसिंग देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और एक पॉन्ड के अंदर हम बहुत ज़्यादा मखाने कर भी नहीं पाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मखाने के लिए हमें कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इंडिया में आई थिंक 85% मखाना होता है दुनिया का, और इंडिया का 85% मखाना बिहार में होता है। तो बिहार के फार्मर्स के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स नहीं हैं जहाँ पे हम बिहार के फार्मर्स को फ़ायदा पहुँचा पाते हो। राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया। बिहार के जो फार्मर्स हैं इससे बहुत कम फ़ायदा ले पाते हैं, क्योंकि उनकी लैंड होल्डिंग साइज कम है, मंडीज़ बहुत कम है बिहार में। इसलिए तो बेहतर तरीका क्या है कि हम जो और दूसरी क्रॉप्स हैं, हम वैसे भी डाइवर्सिफिकेशन चाह रहे हैं क्रॉप्स का, उसमें मखाना एक बहुत अच्छी वैरायटी हो सकती है, जहां पे हम डाइवर्सिफिकेशन करके हमारे जो सबसे डाउन ट्रॉडन इलाके हैं वहां तक डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि एमएसपी मिल जाए मखाने पे, और बिहार ये रिक्वेस्ट कर रहा है। और बिहार ये रिक्वेस्ट करने की इस बार पोजीशन में भी है, क्योंकि जो सेंटर पे गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे जो बिहार के पास सीट्स हैं, जेडीयू के पास सीट्स हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इस बार। तो एनीवे, बिहार गवर्नमेंट ने अर्ज करा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मखाने के लिए कर दिया जाए। एन एक्वेटिक क्रॉप कल्टिवेटेड अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट, और ये सिर्फ यहाँ की क्रॉप है कुल मिलाकर। एमएसपी होता क्या है आपको पता होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इसके नीचे मंडी के अंदर कोई भी भाव नहीं होगा। बट ऑब्वियसली बात है, मंडी की बात है, मंडी के बाहर तो हम कुछ रेगुलेट नहीं कर सकते, तो मंडी के बाहर सस्ते में जाती हैं, क्योंकि मंडी की एक कैपेसिटी है कि कितने क्रॉप वहाँ आकर बिक सकते हैं। और इस वजह से होता क्या है कि, और दूसरी कैपेसिटी क्या है कि ज़्यादातर एमएसपी का जो कलेक्शन है वो खाली वीट, राइस, शुगर केन इन सब में हो पाता है, तो इसलिए बाकी क्रॉप्स में मिल नहीं पाती है। एक प्रॉब्लम ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिक्स कैसे होती है। CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये रिकमेंडेशन देती हैं कि किस क्रॉप के कितना लागत मूल्य है। उस लागत मूल्य के 1.5 गुना जो भी तरीका निकाला गया है, एक तो ये होता है कि भाई लागत मूल्य आप ले लो उस पर, ठीक है, और एक लागत मूल्य प्लस फार्म लेबर, फैमिली लेबर जो लगाई गई है उसका भी मूल्य जोड़ दिया जाए, ठीक है। और C2 कि जो आपका खुद का ज़मीन है उसका रेंट भी जोड़ दिया जाए। ये 3 टाइप के कॉस्ट होते हैं, इनमें से किसी के ऊपर हम 1.5 गुना करते हैं। किसके ऊपर? एक्चुअली जो अभी सरकार की कैलकुलेशन है उस हिसाब से हम A2 + FL के ऊपर 1.5 गुना जो भी बैठता है 50% मार्जिन के साथ, हम वो प्राइस देने की कोशिश करते हैं फार्मर को। ये रिकमेंडेशन कौन देता है कि कितनी प्राइस देनी चाहिए? CACP, ठीक है। और फिर बस यही चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा CACP जो MSP है हमारी कितनी क्रॉप्स के ऊपर है? 7 सीरियल, 5 पल्सेस, 8 ऑयल सीड्स, ठीक है। और इसके अलावा रॉ कॉटन, जूट, कोपरा माने गोला, नारियल सूखा हुआ, ठीक है, डी हस्क कोकोनट, शुगर केन, और वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको, ये सब हैं जिन पे MSP मिलती है। और इसके अलावा किस चीज़ पे MSP मिलती है? इसके अलावा
मिनिमम प्राइस शुगर केन पे भी मिलता है, लेकिन उसको हम एमएसपी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी। कहाँ है, यहाँ कहीं था, अभी मैंने देखा था, एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी फॉर शुगर केन। ठीक है, बस यही है। अब हम क्या कह रहे हैं कि मखाना कल्टीवेशन में भी ये होना चाहिए। 85% ऑफ कंट्रीज मखाना प्रोडक्शन बिहार से आता है, ये मैंने आपको बता दिया, बस यही बात है। इशूज एट ICAR NRC, ICAR होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और NRC मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर। तो इनका एक मखाना के लिए एक रिसर्च सेंटर है। वो कह रहे हैं बिहार सरकार ये बहुत बैड शेप में है, इसमें और हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि ये सुधरे इसकी हालत। ठीक है, मखाने के जो जेनेटिक वैरायटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी रिसर्च होने की ज़रूरत है। ठीक है, बस यही है वाटर की। अच्छा ठीक है, ये एमएसपी के ऊपर डिबेट है। खैर न्यूज़ क्योंकि एमएसपी पे इतनी नहीं थी जितनी कि मखाने के ऊपर थी, हमें एमएसपी पे ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ऑन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ CBI। अब हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा है वेस्ट बंगाल का सूट। एक केस था अगेंस्ट द यूनियन government's use of CBI despite states withdrawal of general consent, citing constitutional overreach। एक चीज़ याद रखिए, इंडिया में पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि पुलिसिंग लोकल मैटर होता है। ठीक है, अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पुलिस स्टेट में भेजना चाहे, अब ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती, तो CBI कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है? तो होता क्या है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है एक, जिसके अंडर CBI का गठन हुआ है। तो यहाँ पे जब CBI पुलिसिंग करने जाती है, इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, उनको स्टेट के कंसेंट की ज़रूरत होती है। केस टू केस बेसिस पे स्टेट कह सकती है ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर दो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी CBI अपनी एजेंसी के थ्रू इन्वेस्टिगेट करा देगी। लेकिन एक और तरीका है, दूसरा तरीका है जनरल कंसेंट, कि केस टू केस बेसिस पे प्रायर कंसेंट लेने की जगह ये भी हो सकता है कि स्टेट कहता है कि हमारी जनरल कंसेंट है, आपको जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन करो। इसको कहते हैं जनरल कंसेंट। अब क्या है कि जो जनरल कंसेंट है वो वेस्ट बंगाल ने खींच ली थी। ठीक है, उन्होंने देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी CBI अपने केसेस के लिए बार बार इन्वेस्टिगेट करने जा रही थी वेस्ट बंगाल में। अब इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट को गए थे और उन्होंने ये कहा है, क्या कहा है? इन अ सिग्निफिकेंट रूलिंग ऑन जुलाई 10 सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ सूट फाइल्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स यूज ऑफ CBI विद इन द स्टेट डिस्पाइट द विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट। हमने जनरल कंसेंट हटा लिया, अब केस टू केस बेसिस पे आपको कंसेंट मिलेगी। ये नहीं कि आप बिना पूछे बार बार इन्वेस्टिगेशन करने आ जाएं, वो कंसेंट अब विड्रॉ कर ली गई है। ठीक है, तो दिस डिसीजन एड्रेसेस कंटेंशियस इशू ऑफ फेडरलिज्म एंड पावर्स ऑफ CBI। फेडरलिज्म का क्यों इशू है? क्योंकि देखो पुलिसिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है और बार बार CBI का ऐसा स्टेट्स कहती हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, और दुरुपयोग ना हो इसलिए ज़रूरी है कि वो अब अगर स्टेट अगर उन्होंने ये पावर खींच ली है, अपना कंसेंट खींच लिया है, तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर रखें, जो केंद्र सरकार वो अपने दायरे में रहे और राज्य सरकार अपने दायरे में रहे। तो ये कहना है इनका। जनरल कंसेंट होता क्या है? सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके अंडर CBI बनी है। The CBI requires prior consent from state government to conduct investigation within their jurisdiction except union territories and railway areas, क्योंकि यूनियन टेरिटरी यूनियन के अंडर ही आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती। ठीक है, तो several states including West Bengal withdrew their general consent alleging misuse by center अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी। कि इन गवर्नमेंट्स का ये कहना था कि ये जो सेंटर के अगेंस्ट ना मिसयूज़ हो रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल टूल की तरह इसको यूज़ करा जा रहा है, तो उन्होंने जो कंसेंट थी वो विड्रॉ कर ली थी। ठीक है, बस यही चीज़ है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली वो ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने फाइल करा था एक ओरिजिनल सूट अंडर आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 क्या होता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास मामले जनरली कैसे जाते हैं कि नीचे के कोर्ट के बाद अपील ऊपर जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि कुछ मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं। और वो कौन से मामले होते हैं? जनरली फेडरल रिलेशन वाले मामले, यानी कि सेंटर का स्टेट के साथ डिस्प्यूट,
स्टेट का स्टेट के साथ डिस्प्यूट, ग्रुप ऑफ स्टेट का किसी स्टेट या सेंटर के साथ डिस्प्यूट, ठीक है, तो ये वाले मामले आते हैं। तो ये स्टेट सेंटर वाला डिस्प्यूट है, तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन ये अंडर आर्टिकल 131 आता है। तो इन पावर्स का यूज़ करते हुए वो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो इनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी और फिर ये सारी चीज़ें आई हैं। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई 12 केसेस अभी चल रहे हैं सीबीआई के, उनको अभी के अभी स्क्वैश करो, खत्म करो उनको। तो लीगल आर्ग्यूमेंट कोर्ट प्रोसीडिंग क्या थी? हाउएवर सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट डीएसपीई एक्ट वेस्ट crucial in administration and supervisory powers in the central government including establishment and jurisdiction of CBI। ठीक है, तो इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट कहा था, मतलब इन्होंने ये आर्गूमेंट दिया था सॉलिसिटर जनरल ने, जो कि हाईएस्ट लेवल का वकील होता है, कंटेंडेड दैट सीबीआई ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली एंड इजंट अंडर इट्स डायरेक्ट कंट्रोल, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, ये इंडिपेंडेंट है और ये सब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि नहीं, डीएसपीई एक्ट जो है वो क्रूशियल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरवाइजरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखता है, तो मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, वर्डिक्ट्स एंड इम्प्लीकेशन, इसके इम्प्लीकेशन क्या है? देखो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझ आना चाहिए कि सीबीआई अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है, तो बस यही है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अच्छा, एक और चीज़, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर सिमिलर केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट इंक्लूडिंग इन्वोकिंग सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्विंग सेंट्रल एजेंसीज एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस इन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, जैसे कि तमिलनाडु। इनको भी, जितनी भी अपोजिशन रूल्ड स्टेट थी उन सबको प्रॉब्लम थी वहाँ पे, अब ये बड़ा मतलब उनके लिए बड़ी चीज़ हो गई है। नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट्स रेन ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर्स टू डिफरेंट स्टेट्स। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 15th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास जितना भी टैक्स आएगा उनके कॉफर्स में डायरेक्टली नहीं जाएगा। ऐसा ही होता है ना। पहले फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो उन्होंने बोला है कि उसका एक कुछ शेयर, जैसे 42% शेयर स्टेट्स को मिलेगा, क्योंकि स्टेट्स फाइनेंशियली वीक होती हैं इंडियन फेडरल सिस्टम में, और उसके बाद जो बचेगा वो सेंटर अपने कॉफर्स में रखेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब हो क्या रहा है, 42% ये देना था। 14th फाइनेंस कमीशन कहती है कि सेंटर अपने कुल टैक्सेस का 42% नीचे दें, लेकिन हो क्या रहा है, उतना पहुंच नहीं रहा है। कैसे नहीं पहुंच रहा कि डिस्पाइट डबलिंग ऑफ यूनियन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, उनके पास जितना भी टैक्स आया है 2015-16 में 14 लाख करोड़ था, अब 33.6 लाख करोड़ है। लेकिन और क्या कहते हैं, यहाँ का 32% पहले जाता था, अब कह रहे हैं कि 42% पहले जो स्टेट्स को हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन अभी मिल कितना रहा है, पहले 5.1 लाख करोड़ मिलता था, अब खाली 10.2 लाख करोड़ मिल रहा है स्टेट्स को। इसका परसेंटेज चेक करिए, 33.6 का 10.2 कितना परसेंट बैठ रहा है, ये 1/3 से भी कम बैठ रहा है। 42% तो नहीं बैठ रहा है ना, 33% से भी कम बैठ रहा है। तो मतलब क्या है, ये कैसे हो रहा है कि सरकार कह तो रही है हम 42% दे रहे हैं, लेकिन 42% पहुंच नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स कह रही हैं हमारी फाइनेंशियल हालत वीक है, कुछ करो। ठीक है, जीएसटी आने के बाद हमारी फाइनेंशियल हालत वीक हुई है, लेकिन हो क्या रहा है, देखो ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ टैक्स का प्रोपोर्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के साथ शेयर करना पड़ता है, सेस नहीं। सेस कुछ कारणों के लिए ही यूज, मतलब टैक्स पेयर से कलेक्ट करा जाता है। जैसे स्वच्छ भारत सेस अगर कलेक्ट करा है, वो सिर्फ स्वच्छता अभियानों में लगेगा और किसी चीज़ में नहीं लग सकता, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता। अब सरकार क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा टैक्स सेस के माध्यम से कलेक्ट कर रही है, जिसको उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता स्टेट्स के साथ। तो ये चीज़ है जो स्टेट्स के साथ हो रही है। जो सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रिड्यूस स्टेट शेयर in the increasing collection from cess and surcharge which rose to 5.9% in ये से 10.8%। पहले 5.9% वो कलेक्ट करते थे सेस के थ्रू, अब 10.8%, 3 लाख करोड़, 85,000 करोड़ से 3,63,000 करोड़ इतना सेस से आ रहा है। अब ये नहीं देना पड़ रहा, ठीक है, तो इस वजह से कुछ इम्पैक्ट आया है कि और ज़्यादा पैसा स्टेट को नहीं आ रहा। ये एक फैक्टर है, और भी कई फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है सरकार 42% दे ही ना रही हो, है ना, ये भी है। दूसरा, कई सारा जो पैसा आ रहा है वो टाइड फंड आ रहा है,
कि सरकार कह रही है कि हम तुम्हें पैसा तो दे रहे हैं लेकिन खाली इसी चीज़ में लगाओ, टॉयलेट बनाने में लगाओ, स्वच्छता अभियान में। अब मान लीजिए केरल है, वहाँ पे हर गांव में टॉयलेट है पहले से, उनको उसमें खर्चा करना ही नहीं, तो वो वाला पैसा उठाते नहीं, उठा ही नहीं सकते, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डायनामिक है कि CSS रिक्वायर्ड स्टेट्स टू मैच फंड फेवरिंग वेल्दियर स्टेट्स केपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग। अब देखो क्या है कि क्या कह रहे हैं ये, कुछ एक तो मैंने ये बता दिया कि स्टेट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको फंड नहीं मिल रहा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मनरेगा जैसी फंड्स में इनमें क्या करना होता है, या स्वच्छता अभियान वाली फंड में, कि जितना सेंटर दे रहा होता है उसका ही कुछ मैचिंग अमाउंट स्टेट्स को लगाना पड़ता है। तो वेल्दियर स्टेट्स तो उसका लाभ उठाती है, जो बिहार जैसी स्टेट्स हैं वो अपना पैसा लगा नहीं पाती हैं तो सेंटर से खींच नहीं पाती। तो होता क्या है, सेंटर दे भी रहा होता है तो वो ले नहीं पाते। इससे बढ़िया सेंटर डायरेक्टली दे दे, ये काम ना करे कि भाई टाइड फंड कि नहीं आपको इससे टॉयलेट ही बनाने हैं, भाई उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से जितना ले सकता है उतना ले पाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और ऐसे ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम का एलोकेशन होता है कि वो स्कीम के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं। तो ये 3-4 इशूज़ हैं कि एक तो सेस हो गया, एक जो ज़रूरत नहीं है उसके हिसाब से सेंटर अपनी स्कीम फंड बना देता है, और कुछ स्टेट के पास मैचिंग फंड ही नहीं होते ताकि वो सेंटर वाले फंड को भी यूटिलाइज कर पाए। ये कुछ प्रॉब्लम है, और इनको हम एंटी फेडरल फिस्कल पॉलिसीज़ भी बोलते हैं कि नॉन स्टेट्यूटरी ग्रांट्स थ्रू CSS CSEC स्कीम्स अमाउंटिंग टू 12.6% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू आर टाइड टू स्पेसिफिक स्कीम्स लिमिटिंग स्टेट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमें करना क्या है, बहुत टाइम से ये रिकमेंडेशन आई हुई है कि भाई टाइड स्कीम के थ्रू पैसा ना दें, डायरेक्टली स्टेट को पकड़ा दिया जाए पैसा, उनको जो खर्च करना है वो कर लेंगे। ठीक है, सेंटर ना बताए कि कहाँ खर्च करो, ठीक है, फ्रीडम मत निकालो। चलो नेक्स्ट चलते हैं FAA ग्राउंड्स स्पेस एक्स। FAA क्या है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, FAA। उन्होंने क्या करा है कि स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट को ग्राउंड कर दिया है, मतलब ज़मीन पर कर दिया गया है। कि क्यों, क्योंकि उनका फेलियर हो गया अपर स्टेज इंजन का। द फेलियर स्टैंडर्ड 20 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स टू अ लो नॉन सर्विसेबल ऑर्बिट। नॉन सर्विसेबल ऑर्बिट क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। सर्विसेबल ऑर्बिट सिंपली वो हो गई जहां जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो। जिस ऑर्बिट को आप यूटिलाइज ही नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे नॉन सर्विसेबल ऑर्बिट। ये कौन सी ऑर्बिट होती है, चलिए इस चीज को समझते हैं। कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, और जनरली सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में इस तरीके से चलती हैं, ठीक है, बहुत छोटी ऑर्बिट में चलती हैं, 200-300 किलोमीटर की ऑर्बिट। 6400 किलोमीटर के रेडियस में 200-300 किलोमीटर कुछ नहीं होता। अगर थोड़ी सी और कम हो गई यहाँ पे स्पीड, तो क्या होगा, ऐसी ऑर्बिट होगी जो अनस्टेबल होगी और धीरे से ये मतलब स्पीड लो हो के गिर जाएगी जो सैटेलाइट है अर्थ के ऊपर। तो इस टाइप की नॉन सर्विसेबल ऑर्बिट में उनके जो मिशन का फेलियर हो गया, तो इस चक्कर में नॉन सर्विसेबल ऑर्बिट में वो 20 सैटेलाइट को छोड़ पाए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा आप क्या देख लें, ये 300 रॉकेट्स सक्सेसफुल जाने के बाद एक रॉकेट थोड़ा सा मतलब फेल हो गया। ये कुछ अफलातून करने की कोशिश कर रहे थे। जनरली क्या करते हैं स्पेस एक्स वाले कि जो उनका रॉकेट है, 2 स्टेज के रॉकेट होते हैं, ठीक है, एक बूस्टर स्टेज वगैरह होती है, नीचे से ये लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन प्रोपेलेंट यूज़ करके जाते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर है और ये फ्यूल ऊपर जाएगी, ये फर्स्ट स्टेज वापस नीचे आ जाएगी और उसको लैंड करा लेते हैं, रीफ्यूल करके फिर से अगली बार यूज़ करेंगे। ये सेकेंड स्टेज को भी रीयूजेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नया ट्राई कर रहे थे, और इसलिए ये फेलियर्स हुए हैं। बट एनीवे, स्टारलिंक है क्या, हमारे यहाँ जो इंटरनेट आता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया से US कैसे कनेक्टेड है, अंडर वाटर सी केबल से, ऑप्टिकल फाइबर केबल से। स्टारलिंक कोशिश कर रहा है कि हम सैटेलाइट से पूरी दुनिया को इंटरनेट से कनेक्ट कर लें, बस यही प्रोजेक्ट है और ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सर्वाइव्स असैसिनेशन अटेम्प्ट एट पेंसिल्वेनिया रैली, शूटर किल्ड बाय सीक्रेट सर्विस। तो ट्रंप के कान से यूँ छूकर निकल गई गोली। मोस्ट प्रोबेबली इसका बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट होगा इलेक्शन में, हो सकता है सिंपैथी वेव आए और इलेक्शन जीत जाए ट्रंप। एनीवे, हमें वो नहीं देखना, हमें देखना क्या है कि सीक्रेट सर्विस है क्या। आपको पता होगा कि US के कई प्रेसिडेंट मारे गए हैं, जैसे सबसे फेमस है अब्राहम लिंकन, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी। तो ये कुछ प्रेसिडेंट्स हैं माने गए हैं। तो उसके लिए क्या है कि USA ने एक सीक्रेट सर्विस बनाई है कि अब प्रेसिडेंट्स ना मारे जाएं, प्रेसिडेंट्स एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। तो उनको सीक्रेट सर्विस, एक एजेंसी है, फेडरल एजेंसी है सीक्रेट सर्विस। एक बार देख लेते हैं क्या है कि इनका हिस्ट्री और मैंडेट क्या है। कि
सीक्रेट सर्विस established in 1865, one of the oldest federal investigative law enforcement agencies of the world. फेडरल मतलब केंद्र सरकार, यूएस की जो केंद्र सरकार है उन्होंने बनाई है 1865 में। क्यों, कब बनाई थी? अब्राहम लिंकन के असैसिनेशन वगैरह के बाद, ठीक है, ताकि प्रोटेक्ट कर सकें। प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको प्रोटेक्ट करना होता है। और इनके पास 3200 एजेंट हैं, 1300 यूनिफॉर्म डिवीजन है और 2000 के आसपास टेक्निकल स्टाफ्स वगैरह हैं। और इनका काम ये होता है कि कोई भी ऐसे आते हुए रिस्क से बचाया जाए प्रेसिडेंट वगैरह को। बस आपको ये सब समझना है। तो इनके मतलब वजह से कि प्रेसिडेंट बच गए, इन्होंने फुर्ती दिखाई इसलिए। बट ऑल्दो कि एक कान से गोली छू कर भी निकल गई, ये बहुत बड़ी चीज़ है सीक्रेट सर्विस के सामने। एनीवे, आगे चलते हैं। अमित शाह इनॉग्रेट्स पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, हाईलाइट्स एनईपी's रोल इन मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझिए कि एनईपी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या कि एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारी अभी तक की जो एजुकेशन पॉलिसी थी इससे पहले वाली, वो करती क्या थी? पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के लिए, मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के लिए पर लागू होती थी। अभी वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है नई, वो 5+3+3+4 नियम पे चल रही है। पुरानी वाली चलती थी 2+3+3+2। होता क्या है? 2 मतलब पहली और दूसरी क्लास, अभी अज्यूम करो पुरानी वाली मैं बता रहा हूँ। 2 मतलब क्लास 1 और 2, अगले 3, 4, 5, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये अगली 3 क्लास हो गई। अगली 3 छठी, 7वीं, 8वीं, और उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4। ये 12 साल के ऊपर लागू होती थी। नई एजुकेशन पॉलिसी और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और प्री स्कूल के ऊपर लागू होती है। पहली दूसरी के साथ साथ उससे पहले के 3 ईयर्स। पुरानी पॉलिसी जो बंदा 6 साल का है वहाँ से लेकर 14 साल तक के लिए एक्चुअली लागू हो रही थी। नई पॉलिसी जो हमारी लागू हो रही है 3 साल के बच्चे से स्टार्ट है। प्री प्राइमरी स्कूल जो हैं उन सब के ऊपर अब लागू करना शुरू कर दिया है। जब हर कोई प्री प्राइमरी स्कूल जा रहा है तो उस लेवल से एजुकेशन की पॉलिसी लागू होनी चाहिए। तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ और प्रोविजंस इंपॉर्टेंट क्या है? कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा आर्ट और साइंस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं सोशल साइंसेस की तरह, ठीक है, अब इसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जब इतनी ज़्यादा साइंस लगती है ज्योग्राफी को समझने में, तो ये हम स्ट्रिक्ट डिवीजन कैसे करेंगे? हिस्ट्री समझने में बहुत साइंस लगती है ना। आप चाहे रेडियो एक्टिव डेटिंग कर लें, जेनेटिक स्टडीज़ वगैरह कर लें, तो जो भी है उन सब में हम ये स्ट्रिक्ट ये नहीं कर सकते डिस्टिंक्शन, ठीक है, बिटवीन आर्ट एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्टडी। हर एकेडमिक स्टडी वोकेशनल स्टडी के साथ लिंक हो ताकि प्रैक्टिकल जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कुछ काम आए, एप्लीकेशन हो, ठीक है। फिर बस यही चीज़ है। इसके अलावा कुछ अचीवमेंट्स हैं, स्टेट लेवल अचीवमेंट्स यहाँ पे इन्होंने गिनाई थी। और कुछ मेजर इनिशिएटिव्स देखिए आप एनईपी 2020 में, ठीक है, ये ही बस इंपॉर्टेंट है। एक पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, SHRI क्या करता है? ये एम करता है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड जॉयफुल स्कूल इन्वायरमेंट, ठीक है। कुल मिलाकर ये क्या है, ज़्यादातर कुछ नहीं है कि आप बस ये ध्यान रखिए 630 करोड़ रुपए हैं जो 1400 स्कूल के रिनोवेशन वगैरह में लगेंगे, अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रेनोवेशन की फंड है, उसको बस स्कीम का नाम दे दिया गया है। निपुण भारत क्या है कि इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। क्या है कि असर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बार बार रिपोर्ट आती है। असर की रिपोर्ट जो होती है वो ये कहती है कि हमारे जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं वो भी ठीक से रीड राइट नहीं कर पा रहे, कई सारे मल्टीप्लिकेशन के सवाल नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए ये स्कीम लगाई गई है कि हम निपुण भारत मिशन करेंगे कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हर व्यक्ति को आ जाए बाय ग्रेड 3, 8वीं साल तक। ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए हमारा जो मिड डे मील जैसी स्कीम्स हैं, ठीक है, उन्होंने करा क्या है, ये तो कर दिया है कि हर किसी को स्कूल पहुंचा दिया, पर अभी तक ये नहीं हो रहा कि हर स्कूल जाने वाला व्यक्ति उतना ही निपुण होकर निकले। उसके लिए ये निपुण है। ई वैद्य है कि डिजिटल, उसके लिए ई बुक्स और दिशा प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम डिजिटल लर्निंग कर पाएँ। फिर NCFFS और जादुई पिटारा, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर फाउंडेशनल स्टेज एंड जादुई पिटारा ये प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल टेलर्ड फॉर चिल्ड्रन है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 and 8। तो प्री प्राइमरी से हम कह रहे हैं ना कि नई स्कीम जो है प्री प्राइमरी से लागू हो रही है, उसके लिए, ठीक है, जादुई पिटारा वगैरह है। एक है निष्ठा, ये ट्रेनिंग के लिए है कि स्कूल के हेड और
और टीचर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग हो पाए, ठीक है। नेडियार ये है ये कहते हैं डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के लिए कि डिजिटली लिंक्ड हो जाएं और कंप्यूटर की जो पढ़ाई वगैरह है वो सब आए, और उसका आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट कि हम किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे एजुकेशन में। बस यही सब है और ज़्यादा कुछ है नहीं। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हमने कुछ करी है, ये सब ठीक है। आप 6% का बस ध्यान रखिए GDP का, इतना हम एजुकेशन को देते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलाकर, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। Palimpsest, a historical emblem of reuse। तो क्या है कि Palimpsest is a reused parchment page with original text scraped or washed off, leaving traces of underwriting। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि पुराने ज़माने में किसी ने पत्ते के ऊपर लिख दिया, उसको मिटाकर जब वो मिट गया उसके ऊपर कुछ और लिख दिया, तो जो लिखा हुआ है वो तो हमें दिखाई दे रहा है, जो मिटाकर पहले लिखा हुआ था वो नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके ऊपर जब हम ये रिसर्च कर रहे हैं ना, मतलब ये चीज़ है कि हम रीयूज़ का एक मतलब इसके ऊपर बस स्टडी चल रही है, इसलिए ये न्यूज़ आई है। आपको बस ये पता होना चाहिए पालिम्पसेस्ट होता क्या है, बस, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेलिब्रेशन ऑफ इंडिजिनस सीड सोज चेंज इन द लैंडस्केप कि द मूवमेंट इन सदर्न राजस्थान ट्राइबल रीजन प्रमोट्स प्रिजर्विंग इंडिजिनस सीड वेराइटीज, इन्हांसिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। थाउजेंड्स पार्टिसिपेटेड इन बीज उत्सव सीड फेस्टिवल, और ठीक है एक बीज उत्सव हुआ है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, इतना ही है। चलिए ठीक है, ये थे आज के करंट अफेयर, हम मिलते हैं कल।